देखिए, वो इस तरह की बातें अगर करते रहेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ जाकर 295A का केस बुक करा देगा। तो उनको, मोहन भागवत को, अपनी बात जो वो करेंगे वो जिम्मेदारी से बात करें। वो इंसान, जो औलाद इंसान को होती है, उसको जानवरों से मिला दे रहे हैं। ये क्या बात है? और दूसरी बात यह है कि मोहन भागवत को ये जानना चाहिए कि भारत में वो जाकर मालूम कराएं कि कितने फर्टिलिटी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं, कितने माँ बाप परेशान हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है। और भारत सरकार को तो एक कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर, सरोगेसी के ऊपर। मोहन भागवत साहब ये क्यों नहीं बोलते कि यही मोदी सरकार ने जो बच्चों का दूध होता है उसको कमर्शियलाइज कर दिया मोदी सरकार ने? इस पर नहीं बोलेंगे कुछ वो? ये भारत का कल्चर है कि एक मां के दूध को लेकर बेचा जाए। और फिर वो इस मुद्दे पर एक और बात मोहन भागवत साहब को, जो जानते हैं मगर अपनी आंखें और दिमाग पर पर्दा डाल देते हैं। क्या ये बात सच नहीं है मोहन भागवत साहब कि भारत का TFR रेट गिरा है? क्या ये बात सच नहीं है RSS के सरसंचालक कि मोदी सरकार जिसकी छत्रो छाया में वो रहती है, जिसका पूरा सपोर्ट आप करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है? क्या यह बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में, जो बीजेपी के और एक RSS के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां देख रहे हैं? आपको तो यह देखना चाहिए कि जो भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी को आपने सत्ता में लाया, उसने क्या किया 8 साल में? क्या पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर 50 साल से 50% आबादी 25 साल के उम्र की है, 60% आबादी 40 साल की उम्र की है? आपने उनको रोजगार क्यों नहीं दिया? 8% बेरोजगारी हो चुकी है भारत में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा अगर है तो भारत में। इस पर बात करिए ना मोहन भागवत साहब। जिस पार्टी को आपने सत्ता में लेकर लाए हैं, 8 साल से 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 साल में 10 लाख देंगे। भाई वो क्यों नहीं देंगे पूरे 60 लाख? आप पॉपुलेशन के बारे में बार बार आप बात करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत आप पैदा करते हैं। लेकिन सर, आप पॉपुलेशन रेगुलेशन को क्यों अपोज कर रहे हैं? ये तो हम चाइना को भी पीछे छोड़ क्या पॉपुलेशन की वजह से मोदी सरकार चीन जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है पिछले 2 साल से, पॉपुलेशन की वजह से नहीं हटा पा रही उनको? क्या पॉपुलेशन की वजह से भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं? आप लोग इस बात को समझिए, जो गलती चीन ने की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। आप लोग बार बार चीन क्यों, पॉपुलेशन आगे बढ़ जाएगा तो कभी जाकर हैदराबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, जाकर फर्टिलिटी सेंटर्स में पूछिए उन मां बाप से, पूछिए कि किस तरह तड़प रहे हैं वो लोग औलाद के लिए। पूछिए कभी जाकर, आप उस पर भी स्टोरी करिए। सर, क्या भारत सरकार अगर 2 बच्चों का कानून लेके आती है तो आप उसको समर्थन? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं होगा। और खुद मोदी सरकार जो ये बात कह चुकी है ना, सुप्रीम कोर्ट में आपने एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट में आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अब आप हेडलाइन चलाएंगे ओवैसी ने यह कहा है। आपको यह हेडलाइन चलानी चाहिए कि ओवैसी ने वो बात कही है जो मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कही और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था इस बारे में, जो सही था वो एफिडेविट।
सर खुद ब खुद भारत का पॉपुलेशन TFR रेट डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा, मगर जितनी चीख पुकार, जितनी पेट में और सर में दर्द जो हो रहा है उन लोगों को, अरे जरा तो शर्म रखो। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है, हमारे भारत की 50% आबादी 25 साल के कम उम्र के युवाओं की है, कुछ तो करो उनके लिए। मोदी सरकार ने क्या किया बताओ? 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आपने क्या किया 8 साल में बताओ? इस पर डिबेट होनी चाहिए। बेरोजगारी इस मुल्क का सबसे बड़ा बर्निंग मसला है। अब रहा सवाल, मोहन भगवत साहब ने यह भी कह दिया कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन से भारत को क्या ताल्लुक? मोहन भगवत साहब बताइए, मोहन भगवत साहब के क्या भारत का कोई रिलीजन है? भारत का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सब रिलीजन को मानता है, भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई रिलीजन है क्या? आप चाहते हैं कि भारत का एक रिलीजन हो जाए। RSS चाहती कि भारत का एक रिलीजन हो, एक कल्चर हो, एक जबान हो। ये नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक मल्टी कल्चरल मुल्क रहा है और रहेगा। क्या आप साउथ की तहजीब को नॉर्थ में फोर्सबली इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप एक रिलीजन को इंप्लीमेंट कर सकते? नहीं कर सकते। भारत की खूबसूरती है। अरे भाई, आप इतना डर क्यों रहे कन्वर्जन से? मुझे समझ में नहीं आ रहा मोहन भगवत साहब। डरने की बात क्या है? कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद मोहन भगवत साहब, चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। कोई मजहब चेंज करेगा, उससे तकलीफ क्या आपको क्या हो रही है? कोई भगवान को नहीं मानता, नहीं मानता, ठीक है। यही तो खूबसूरती है भारत की। और देखिए मोहन भगवत साहब, एक बात याद रखिए, हिंदुत्व में और भारतीयता में बहुत फर्क है। हिंदुत्व में और भारतीयता एक नहीं है मोहन भगवत साहब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन सही है? अगर आपका मन लगता है कि मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? मैं कौन होता हूं रोकने वाला आपको? कन्वर्जन जबरदस्ती पे होते हैं। देखिए अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, किसी कन्वर्जन छोड़िए, किसी पे भी जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। भाई, आप तो नाम पूछकर मारते हैं, वो जबरदस्ती नहीं है। गोश्त रखने के शुबे में आप वीडियो बनाकर मारते हैं, वो क्या है फिर? अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है, जैसा कि एक वो एक्स उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, वो कन्वर्ट हो गए, उस पर मोहन भगवत बोलो, उस पर बोलिए। अरे उस पर बोलेंगे नहीं? हाँ, वहां मर्जी आ गई, वहां मर्जी आ गई। प्यारे, क्या बात है, वाह वाह। आपकी मोहब्बत सलामत रहे उस आइडियोलॉजी के लिए। से होते हैं, उसके लिए वही तो प्रॉब्लम है। मोहन भागवत साहब ने ये भी कहा कि पॉपुलेशन के मुतालिक उन्होंने ये बात बोली कि जनसंख्या पैदा करना सिर्फ जानवरों का काम है। मतलब सुनिए, मोहन भगवत साहब को संविधान पढ़ना चाहिए। आप संविधान को कब माने हमको मालूम। अब भारत 75वीं आजादी यौम आजादी मनाने जा रहा है। तिरंगे को आप कब माने? ऑर्गेनाइजर पढ़ लो आप। आपने 3 रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था, वो पढ़ लो आप। जनगण मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंचालक ने क्या कहा था, पढ़ लो आप। मोहन भगवत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए भारत के संविधान के। आप लोग के दिमाग में खाली 44 घुसा हुआ है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं लिखा गया कि जो कमजोर होगा उसको ताकतवर बनाया जाएगा? सोशली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। इकोनॉमिकली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। पॉलिटिकली कमजोर होगा, ताकतवर बनाओ। यही तो बात है। इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की बात करता है संविधान। ये समझते नहीं, समझना नहीं चाह रहे इन चीजों को, जानते हैं मगर अपनी आइडियोलॉजी उन पर इतना गालिब आ चुकी है कि किसी को सच्चाई को दूसरी मानते ही नहीं है, बस अपने आप को सच मानते हैं। सच्चाई संविधान है, उसको मानना पड़ेगा।
सर ये अभी संसद में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है कि अब से अब एक बात सुनिए, हम तो जो किताब जिन्होंने छपाया उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई प्रोसीजर पे तो बात कर लो, पार्लियामेंट के रूल्स पे तो बात कर लो। बिल आता है सरकार का, एक ही दिन में बिल आता है, मेंबर्स कैसे पढ़ेंगे और उसको स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते? वो क्या रूल प्रोसीजर में नहीं है? रूल प्रोसीजर के तहत स्टैंडिंग कमेटी, अब स्टैंडिंग कमेटी रेफर नहीं करते। और अनपार्लियामेंट्री वर्ड के दूर की बात, वो अहम नहीं है, कंटेक्स्ट अहम है। कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट होगा अहम है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? मारूंगा उसके नहीं, फूल अच्छा, फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए, रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। अरे भाई, बिल आता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं जाता भाई? संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस पर काम करिए। मालूम ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं होता उस पर काम। सर डिसेंसी और डेकोरम भी कोई चीज होती है? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। ये डिसेंसी और डेकोरम है कि आप उसी दिन बिल ला लेते हैं, स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर लेके मना लेते और उसी वक्त आप पास कर लेते, नाम पढ़ सकते, नाम समझ सकते। भाई, देश की जनता को हम जवाब दें, अगर कोई बिल लाते, कानून बनाते तो हमको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए। लेकिन सर ये तो कितने नहीं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट सेशन तो लैंग्वेज आपके हिसाब से पार्लियामेंट में किसी भी तरह से बात कर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज नहीं, अनपार्लियामेंट्री, देखिए आज के जमाने में होता क्या है कि कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल दिया और माशाल्लाह से ANI उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जैसा कि हमारा करते हैं, रिपब्लिक करती है, ABP करता है, हमारे ZTV प्रसाद साहब करते हैं। आप लोग माशाल्लाह हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। लाइव टेलीकास्ट में चला गया। अब बाद में एक्सपंज, अरे एक्सपंज के माने क्या है? इसीलिए कह रहा हूं कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर, मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। आप बताइए, अब पार्लियामेंट कितने दिन बैठ रहा है भाई? मॉनसून सेशन 18 तारीख से 12 अगस्त तक क्या होगा भाई? उसमें क्या बहस कर पाएंगे हम? जब साल शुरू होगा तो आप एक साल का कैलेंडर बना दीजिए कि इतने दिन बजट सेशन, इतने दिन मॉनसून सेशन, इतने दिन विंटर सेशन होगा। कैलेंडर बनाइए ना। आप नहीं बनाते, आप अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की बात कर रहे हैं। क्या ये अनपार्लियामेंट्री नहीं था?